हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ रहे थे। द लास्ट सेक्शन वी हैव कवर्ड वाज सेक्शन 56 ऑफ सेल। तो आज हम पढ़ते हैं सेक्शन 57 को, जो बताता है प्रोविजंस टू फ्री द इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनक्यूम्ब्रेंसेस। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर बहुत सारा डेट है और आपको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है, तो आपको कुछ एडिशनल चार्जेस देने होंगे। वो एडिशनल चार्जेस की वैल्यू जो होती है वो 1/10 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड जो आप ओरिजिनल अमाउंट दोगे वो आप किसको दोगे? वो आप कोर्ट को दोगे। तो आप कोर्ट को कुछ चार्जेस दोगे कि कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी पे से एनकम्ब्रेंसेस को हटा सके। और फिर आप कोर्ट से बोलोगे कि कोर्ट जो है वो उस चीज़ का नोटिस किसको दे? बायर को दे। ठीक है। अब क्या होगा जब कोर्ट नोटिस देगा बायर को, तो कोर्ट जो है उसके साथ साथ उन लोगों को पे करेगा जिनको पे करना चाहिए था उस प्रॉपर्टी में से। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की अपील नहीं हो सकती। जैसे आप कोर्ट की डिक्री की अपील करते हो वैसे ही इसकी अपील भी हो सकती है। अब अपील के लिए आप कहाँ जाओगे? अपील के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, या फिर कोई और कोर्ट जिसके पास पावर होगी। और जिसको पावर कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके वो भी इन केसेस को सुन सकता है और प्रॉपर्टी को एनक्यूम्ब्रेंसेस से फ्री कर सकता है। जब आपकी प्रॉपर्टी एनक्यूम्ब्रेंसेस से फ्री हो जाएगी तो उसको ट्रांसफ़र करना भी आसान होगा। ठीक है। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये सेक्शन समझ आ गया होगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था बिकॉज ये सेल से रिलेटेड था। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉर्टगेज को। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉर्टगेज। हम लोगों ने सेल ख़त्म कर लिया है, हम मॉर्टगेज स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर 4 में है। और मैंने गलती से यहाँ पे सेक्शन 57 लिख दिया है, आप लोग समझ जाना ये सेक्शन 58 है। आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट इज़ सेक्शन 58। ओके, ठीक है। तो मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? मॉर्टगेज का मतलब होता है कोई भी सामान को गिरवी रखना। तो अगर आपको अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरा घर है और मुझे अपने घर में अपना इंटरेस्ट को, मतलब अपना घर का जो इंटरेस्ट है वो मैं किसी और पर्सन को दे रही हूँ। जैसे मुझे किसी से लोन चाहिए था तो मैंने अपने घर के पेपर्स जो हैं वो बैंक के पास रख दिए लोन लेने के लिए, तो वो भी क्या होगा? मॉर्टगेज होगा। तो अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, और आप क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो? जिससे आप ये दिखा सको कि भाई मैं आपके पैसे वापस करूँगा। मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको कि जो भी आपने मुझे पैसे दिए हैं मैं उनको वापस करूँगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग कर्ज़ हो या कोई फ्यूचर कर्ज़ हो, मैं सारा पैसा वापस करूँगा और जो भी मुझे परफॉर्म करना है मैं वो करूँगा। ठीक है। अब मॉर्टगेज की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम लोग टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज पढ़ते हैं और ये सब कुछ सेक्शन 58 में ही आपको दे रखा है। आप लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो एक बार, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। अब आता है सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज में आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करते, बस आप प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, बट अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ एक प्रॉमिस होता है, चाहे आप उसको एक्सप्रेस करो या इम्प्लाइड करो, बट करोगे। नेक्स्ट आता है कंडीशनल सेल। कंडीशनल सेल मतलब, देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कंडीशनल सेल। सेल मतलब मैंने प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया, बट प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इस कंडीशन पे हुआ है कि अगर मैंने आपको टाइम पर पैसे वापस कर दिए तो जो आपने सेल करा है ना वो वॉइड हो जाएगा और प्रॉपर्टी फिर से मेरे पास आ जाएगी। बट अगर मैं पैसे वापस नहीं कर पाया तो वो सेल वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका यूसुफ्रुक्टरी मॉर्टगेज। ये देखो बहुत इजी है। मैंने क्या करा, मैंने किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करी, बस मैंने उसको पोसेशन ट्रांसफ़र करा। मैंने एक पर्सन से बोला कि भाई तू मेरे घर में रहे, उस घर पे से जो भी किराया आता है ना तो उसको यूज़ कर, जिससे तेरा इंटरेस्ट पूरा चुक जाएगा, और
जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं पे कर दूंगा। तो यूज़रफैक्टरी मॉर्टगेज में हम प्रॉपर्टी का पोसेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम अपना जो इंटरेस्ट है उसको चुका सकें, पूरा इंटरेस्ट को बकाया कर सकें। और वो कैसे होगा? अगर कोई पर्सन हमारी प्रॉपर्टी से बेनिफिट लेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो जाएगा। मानो कि मैंने 10,000 रुपये लिए थे लोन पर, या फिर किसी से उधार पे लिए थे 10,000 रुपीज़, और उस पर 5% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट तो वो घर से निकाल लेगा, पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इंग्लिश मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज क्या होता है कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही हूँ और मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को या आपके पैसे को एक पर्टिकुलर डेट पर दे दूँगी, और जब ऐसा हो जाएगा तब प्रॉपर्टी वापस मुझे मिल जाएगी। आई होप गाइस आपको सारे मॉर्टगेजेस के डिफरेंस समझ आ गए होंगे, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। नेक्स्ट आता है आपका राइट्स ऑफ मॉर्टगेजर। तो मॉर्टगेजर कौन होता है? जो पर्सन प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करने के लिए दे रहा है, जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहा है, उसको हम मॉर्टगेजर बोलते हैं। अब उसके कुछ राइट्स होते हैं। पहला आपका है राइट टू रिडीम। राइट टू रिडीम जो है वो आपका सेक्शन 60 में लिखा हुआ है। फिर आता है राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यह आपका सेक्शन 60 के बी में लिखा हुआ है। राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली, सेक्शन 61 में लिखा हुआ है। राइट ऑफ यूज़रफैक्टरी मॉर्टगेजर टू रिकवर पोसेशन, सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन, ध्यान से सुनते हैं। ओके, एक्सेशन टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी सेक्शन 63 में, एंड इम्प्रूवमेंट्स टू मॉर्टगेज प्रॉपर्टी सेक्शन 63A में। राइट्स ऑफ मॉर्टगेज लीस्ट 64 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहले आप सेक्शन 60 पर आ जाओ जल्दी से। सेक्शन 60 बात करता है राइट टू रिडीम। राइट टू रिडीम का मतलब क्या है? अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को आपको दिया था, गिरवी रखा था, और फिर मैं आपको सारा पैसा वापस कर देती हूँ, तो मेरे पास ये राइट है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दी जाएगी पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसको हम बोलते हैं राइट टू रिडीम, जो आपका सेक्शन 60 में लिखा हुआ है। देखो 58 के बाद हमने 60 सेक्शन पढ़ा है। 59 इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे इतना, आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ईजी भी है। तो हम 60 की बेसिस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। स्टेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 60। इट अराइजेस आफ्टर द प्रिंसिपल अमाउंट हैज़ ड्यू। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इट अराइजेस आफ्टर द प्रिंसिपल अमाउंट हैज़ ड्यू, यस। जब आपने पूरा प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर दिया, उसके बाद ही आपको ये राइट मिलता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हो। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, द मॉर्टगेजर देन हैज़ टू गिव बैक द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग पोसेशन। जब आपने पूरा पैसा दे दिया तो जो मॉर्टगेजी होता है, मॉर्टगेजी मतलब जिसको आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, उसको आपकी प्रॉपर्टी को वापस करना होगा। बिल्कुल सही बात है। राइट कैन नॉट एक्सटिंग्विश बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय कोर्ट। ये जो आपका राइट है, इसको ना ही किसी पार्टी के द्वारा ना ही किसी कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा सकता है। पार्शियल रिडेम्पशन इज अलाउड। पार्शियल रिडेम्पशन अलाउड है कि मैंने एक घर लिया, उसमें से बोला कि मैं तुझे एक कमरे के पैसे देता हूँ और इन कमरे के नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे बस ये कमरा दे दे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है जिसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो पार्शियल रिडेम्पशन अलाउ नहीं होता। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा लास्ट वाला, ठीक है। अब हम इनको पढ़ते हैं। राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी आपसे वापस ले रही हूँ, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकूँ, चेक कर सकूँ कि वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ये आपका 60B में लिखा हुआ है। राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली। अब क्या हुआ कि दो घर थे मेरे पास, मैंने दोनों घर गिरवी रखे हुए थे। अब मैंने उसमें से एक घर का पैसा चुका दिया और एक घर का रहता है, तो मुझे उस एक घर की ओनरशिप वापस मिल जाएगी। ऐसा आपका सेक्शन 61 बोलता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ें हैं जो अलग हो सकती हैं, तो वहाँ पर आप
रिडेम्पशन अलग अलग कर सकते हो। फिर आता है आपका राइट ऑफ यूज़ुफ्रुक्टरी मॉर्टगेजर टू रिकवर द पोसेशन। अब मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी थी किसी को कि भाई तू घर में रह और मेरे घर में से जो भी किराया आएगा उससे तुम अपना पूरा बेनिफिट चुका ले या अपना इंटरेस्ट ले ले। अब मैंने पूरा अमाउंट उसको पे कर दिया है तो मेरी प्रॉपर्टी का पोसेशन मुझे वापस मिलेगा। बिल्कुल सही बात है और ये आपका सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। एसेशन टू मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी, एसेशन मतलब आपको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, ऐसा आपका सेक्शन 63 में लिखा हुआ है। इम्प्रूवमेंट्स टू मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी, जो भी उस प्रॉपर्टी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुए हैं वो भी आपको वापस मिलेंगे। तो ये सेक्शन 63A में लिखा हुआ है। एंड 64 में लिखा हुआ है कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी थी तो उस किराया जो उस टाइम पे आया है वो किराया भी आपको वापस मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये सारे समझ आ गए होंगे इनके राइट्स क्या क्या हैं। अब आते हैं लाइबिलिटीज़ ऑफ मॉर्टगेजर। हमने राइट्स पढ़ लिए मॉर्टगेजर के, अब लाइबिलिटीज़ को पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ स्टेटमेंट्स बना दिए थे, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लाइबिलिटीज़ ऑफ मॉर्टगेजर। पहला, टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी आफ्टर रिसीविंग मनी। मॉर्टगेजर का ये ड्यूटी है कि उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना होगा आफ्टर रिसीविंग मनी। बिल्कुल सही बात है। विल प्रोटेक्ट हिज टाइटल, मॉर्टगेजर का ये राइट है कि उसको अपना टाइटल प्रोटेक्ट करना है। इवन उसकी प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी के पास है फिर भी उसको अपने टाइटल को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, उसको जो भी एनकम्ब्रेंसेस हैं उनको हटाना पड़ेगा। पे ऑल द चार्जेस व्हेन मॉर्टगेजर इज नॉट इन पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे मॉर्टगेजी आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मॉर्टगेजी आएगा। ओके, ये आपका मॉर्टगेजी है, ठीक है। तो आपको सारे चार्जेस देने होंगे उस टाइम पर जहाँ पर मॉर्टगेजी के पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जहाँ पे जो भी चार्जेस अराइज हुए हैं वो आपको देने होंगे। विल नॉट वेस्ट द प्रॉपर्टी सो दैट इट बिकम्स इनसफिशेंट फॉर मॉर्टगेज। आप उस प्रॉपर्टी को वेस्ट नहीं करोगे जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी कम हो जाए कि वो मॉर्टगेजी के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट रहे ना, उसको बेच के कोई फ़ायदा ही ना मिले। अब मैंने अपनी प्रॉपर्टी इतनी ख़राब कर रखी है, उसको इतना तोड़ रखा है कि उसको कोई ख़रीदने वाला भी नहीं है, और मैंने वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी और उस प्रॉपर्टी को इतना वेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब उस पर्सन को जिसको मैंने गिरवी रखी है प्रॉपर्टी, उसको क्या फ़ायदा होगा? अगर मानो कि मैं बाद में जाके इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो मेरी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता क्योंकि उसको उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, उसको पैसे बहुत कम मिलेंगे, उसका नुकसान होगा। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं और यही आपकी सारी लाइबिलिटीज़ थी। ओके, यही आपकी सारी लाइबिलिटीज़ थी। ये सारी लाइबिलिटीज़ कहाँ पर लिखी हुई हैं? आप सेक्शन 65 में जाओ, 65 में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी लाइबिलिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गए होंगे सारे सेक्शंस। हम आगे वाले सेक्शंस भी कवर करेंगे। मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ जिससे हमको याद करने में, ग्रैस्प करने में थोड़ा इजी लगे एंड आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट भी हो सके अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आता, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।